Hello dear students, I am Kameswar Prasad from Kameswar English Teaching. Welcome once again in the second video of Song of Myself. प्यारे बच्चों, इस कविता के अंतर्गत अपनी प्रथम वीडियो में मैं आप लोगों को वाट विटमैन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दिया था। मैं आप लोगों को बताया था कि वाट विटमैन को इंडिविजुअलिस्टिक पोएट कहते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इंडिविजुअलिज्म के बारे में भी कुछ जानकारियां प्रदान किया था। प्यारे बच्चों, आपका किताब रेनबो सेकंड में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के अंतर्गत वाट विटमैन के बारे में जो कुछ भी जानकारियां दी गई है, मैं उन सभी जानकारियों को आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया था। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को हिंदी पैराफ्रेज के साथ साथ अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कभी अपने आप को प्राकृत का एक शुद्ध रूप मानते हैं, प्राकृत का एक हिस्सा मानते हैं तथा सभी को प्राकृत के समान शुद्ध होकर जीवन जीने का प्रेरणा देते हैं। इस कविता में कवि एक तरह से विभिन्न धार्मिक विचारों के नाम पर, विश्वासों के नाम पर फैली हुई शत्रुता को, विषमताओं को अंत कर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की बात करते हैं, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का प्रेरणा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है स्वयं का गीत। इस कविता का प्रथम लाइन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ है एंड सिंग माई सेल्फ है। मैं स्वयं को मनाता हूं तथा स्वयं को गाता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर सोचते होंगे कि कभी ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं स्वयं को मनाता हूं और स्वयं को गाता हूं। यहां कवि का क्या तात्पर्य है? इस लाइन का एक्सप्लेनेशन करने से पहले प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सेल्फ प्रोनाउन के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे दूं। तो ये छोटी सी जानकारी इस छोटे से बोर्ड पर हम देखें। यहां पर मैं दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं सेल्फ प्रोनाउन को समझाने के लिए। ही loves himself। ही loves himself है। यहां सेल्फ प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ही कुक्स फूड हिमसेल्फ। देखो बच्चों, यहां भी सेल्फ प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है और यहां भी सेल्फ प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है। यदि किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का, यहां पर लफ्ज ट्रांजिटिव वर्ब है, यदि किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट सेल्फ प्रोनाउन हो तो वैसे सेल्फ प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यहां पर हिमसेल्फ लफ्ज का ऑब्जेक्ट है, अतः इस हिमसेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी होता है स्वयं को। तो इसका अर्थ हुआ कि वह स्वयं को प्यार करता है। उसी प्रकार यहां देखना, इस सेकेंड एग्जांपल में हिमसेल्फ ट्रांजिटिव वर्ब कुक्स का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ट्रांजिटिव वर्ब कुक्स का ऑब्जेक्ट फूड है। फूड अतः जब
किसी वाक्य में सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं हो तो वैसे सेल्फ प्रोनाउन को एम्फासिंग प्रोनाउन कहते हैं। और एम्फासिंग प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है स्वयं। तो इस सेंटेंस का हिंदी हुआ कि वह स्वयं भोजन को पकाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप जरूर समझ गए होंगे कि सेल्फ प्रोनाउन दो तरह का होता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दूसरा एम्फासिंग प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी होता है स्वयं को, जबकि एम्फासिंग प्रोनाउन का हिंदी होता है स्वयं। वह स्वयं को प्यार करता है, वह स्वयं भोजन पकाता है। तो आई थिंक you all have understood the meaning of reflexive pronoun as well as emphasizing pronoun। तो इस कविता के प्रथम लाइन में कवि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किए हैं, जिसका हिंदी हुआ स्वयं को। कवि बोलते हैं मैं स्वयं को मनाता हूं तथा स्वयं को गाता हूं। ये तो इसका हिंदी पैराफ्रेज हुआ। अब हम इस एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि कवि स्वयं को मनाता है, कवि स्वयं को गाता है, ये क्या इसका अर्थ हुआ? क्यों कवि स्वयं को गाता है? इसका क्या तात्पर्य है? कवि स्वयं को मनाता है, इसका क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, आप जानते हैं कि हम महापुरुषों को गुणगान करते हैं, महापुरुषों के जय जयकार करते हैं, उनके जन्मदिन को बनाते हैं, उनको हम याद करते हैं, समय समय पर उनके बारे में गाते रहते हैं, उनकी कृतियों का व्याख्यान करते हैं, उन महापुरुषों की उपलब्धियों की व्याख्यान करते हैं, उन महापुरुषों की दी हुई बातों को हम याद करते हैं। हम महात्मा गांधी की उपलब्धियों को याद करते हैं, महात्मा गांधी की उपलब्धियों को याद करते हैं, उनके अच्छे कर्मों को याद करते हैं, उनके आदर्शों को याद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उन सभी महापुरुषों के गुणों को, आदर्शों को याद कर हम उनको गाते रहते हैं। तो उसी प्रकार आप इनको यहां समझें कि मैं स्वयं को मनाता हूं। कवि अपने आप को प्राकृत का शुद्ध रूप मानता है, कवि स्वयं को मनाता है, स्वयं को गाता है। अपने अच्छे कर्मों को गाना, ध्यान से समझना बच्चों, अपने अच्छे कर्मों को गाना, अपने अच्छे अच्छे कृतियों का व्याख्यान करना, अपने आदर्शों का गुणगान करना, अपने आप को मनाना हुआ, अपने आप को गाना हुआ। तो कवि बोलते कि मैं अपने आप को मनाता हूं, अपने आप को गाता हूं। कवि का कहने का तात्पर्य है कि कवि अच्छे अच्छे गुणों से भरा है, कवि महान उपलब्धियों से भरा है, कवि के पास अच्छे आदर्श हैं, कवि के पास प्राकृत के समान शुद्ध रूप है। अतः कवि अपने इन्हीं गुणों के गाता है, कवि इन्हीं प्राकृत के अच्छे विशुद्ध रूपों को गाता है, कवि अपने आदर्शों को गाता है, कवि अपने उपलब्धियों को गाता है। तो प्यारे बच्चों, यदि हम आपसे पूछें कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कवि स्वयं को गाता है और कवि स्वयं को मनाता है और स्वयं को गाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी कवि आपका आंसर होगा। हम आपसे पूछेंगे कि कवि स्वयं को क्यों गाता है, कवि स्वयं को क्यों मनाता है, तो आप इसका आंसर देंगे कवि अच्छे अच्छे गुणों से भरा है, कवि अच्छे अच्छे उपलब्धियों से भरा है, कवि अच्छे आदर्शों से भरा है, कवि प्राकृत के समान अपने आप को शुद्ध मानता है, उन शुद्ध गुणों से भरा है। अतः कवि अपने आप को गाता है, अपने आप को मनाता है। अब हम लोग इस कविता का सेकेंड लाइन देखेंगे। यहां लिखा हुआ है एंड व्हाट आई एस्यूम। प्यारे बच्चों,
पहले हम समझेंगे कि एस्यूम क्या है, एस्यूम का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो एस्यूम को समझने के लिए पहले हम एस्यूम का हिंदी अर्थ जाने। एक्चुअली एस्यूम का मतलब होता है नंबर फर्स्ट कल्पना करना, नंबर सेकेंड सच मान लेना, नंबर थर्ड प्रोत्साहित करना, नंबर फोर ग्रहण करना, नंबर फाइव अपनाना। अब इस लाइन का जो इस कविता का द्वितीय लाइन है, सेकेंड लाइन, उसका आप अर्थ समझें कि कवि क्या कहते हैं। कवि बोलते हैं एंड व्हाट आई एस्यूम। व्हाट का मतलब जो कुछ मैं कल्पना करता हूं, जो कुछ भी मैं सच मानता हूं, जो कुछ भी मैं प्रोत्साहित करता हूं, जो कुछ मैं ग्रहण करता हूं, जो कुछ मैं अपनाता हूं, यू शैल एस्यूम। आप लोग कल्पना करेंगे, आप सच मानेंगे, आप प्रोत्साहित कर लेंगे, आप ग्रहण करेंगे, आप भी अपना लेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग बारी बारी से देखें। कभी कहते जो कुछ भी मैं कल्पना करता हूं, आप लोग वैसा ही कल्पना करेंगे। अब कभी जो कल्पना करता है, आप लोग वैसा ही कल्पना करेंगे, ये कैसे संभव है। यहां पर कभी का कहने का मतलब आप लोग से दूसरे लोग, समाज के प्रत्येक लोग। कभी बोलते हैं कि जो कुछ भी मैं सच मानता हूं, आप लोग भी सच मानेंगे, यानी जो कुछ भी मैं सच मानता हूं, समाज के दूसरे लोग भी सच मानेंगे। कभी उसी तरह देख लो, जो कुछ भी मैं ग्रहण करता हूं, समाज के दूसरे लोग भी ग्रहण करेंगे। जो कुछ भी मैं प्रोत्साहित करता हूं, समाज के दूसरे लोग भी प्रोत्साहित करेंगे। तो ऐसा कैसे संभव है। मान लो जो कुछ मैं ग्रहण करता हूं, जो कुछ मैं अपनाता हूं, तो समाज के दूसरे लोग भी उसे कैसे अपनाएंगे, समाज के दूसरे लोग भी उसे कैसे ग्रहण करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको सेंस समझो। यहां पर कभी ध्यान से समझना, कभी अपने और समाज के दूसरे लोगों के बीच किसी तरह का कोई अंतर नहीं देखता। कभी अपने आप को दूसरों के साथ समान रूप से देखता है। कभी समाज के प्रत्येक लोगों के साथ कंप्लीट आइडेंटिटी पाता है। कभी को यह विश्वास है कि उसका विश्वास और उसका आदर्श दूसरों के विश्वास और आदर्श है। कभी कहते हैं कि कभी के पास जो कुछ भी विश्वास है, कभी का जो कुछ आदर्श है, दूसरों का भी वही विश्वास है, दूसरों का भी वही आदर्श है। तथा कभी बोलते हैं कि जो कुछ भी कभी से संबंधित है, वह दूसरों लोगों से भी संबंधित है। यानी कभी अपने में और समाज के दूसरे लोगों के बीच कोई विषमता नहीं पाता है। पूरी तरह से कंप्लीट आइडेंटिटी को पाता है। प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना, हम इस बात को बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अपने और समाज के दूसरे लोगों में कुछ भी अंतर नहीं मानता। कभी सभी को एक समान मानते हैं। कभी कहते हैं कि जो कुछ भी हमसे संबंधित है, दूसरे लोगों से भी वही चीज संबंधित है। कभी अपने और दूसरे लोगों के बीच कंप्लीट आइडेंटिटी को पाते हैं, और इसीलिए कभी बोलते हैं कि जो कुछ भी मैं कल्पना करता हूं, दूसरे लोग भी वही कल्पना करेंगे। जो कुछ मैं ग्रहण करता हूं, दूसरे लोग भी उसी चीज को ग्रहण करेंगे। जिस चीज को मैं प्रोत्साहित करता हूं, समाज के दूसरे लोग भी उसी तरह के चीजों को प्रोत्साहित करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी बात को ये थर्ड लाइन में लिखा हुआ ध्यान से समझना। जो अभी हम आपको समझाएं,
वही उसी बात को यहाँ लिखा हुआ है। कभी बोलते हैं फॉर, फॉर का मतलब कारण की। एक बात फिर से रिपीट कर देते हैं। कभी कहते हैं तथा जो कुछ भी मैं सच मानता हूँ, जो कुछ भी मैं कल्पना करता हूँ, आप लोग भी उस चीज को सच मानेंगे, आप लोग वैसी चीज को कल्पना करेंगे। क्यों कल्पना करेंगे? यहाँ पर फॉर माने कारण की। एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, प्रत्येक अणु, बिलोंगिंग टू मी मुझसे संबंधित, मुझसे संबंधित प्रत्येक अणु एज गुड बिलोंग टू यू, एज गुड बने अच्छी तरह से आप लोगों से संबंधित है। एक बार फिर से हिंदी समझो। कारण की एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, कारण की मुझसे संबंधित प्रत्येक अणु एज गुड अच्छी तरह से आप लोगों से संबंधित है। यानी कभी बोलते हैं कि जिस अणु से मैं बना हूं, जिस तत्व से मेरी उत्पत्ति हुई है, उसी तत्व से सभी की उत्पत्ति हुई है, उसी अणु से दूसरे लोग भी बने हैं। इसीलिए कभी बोलते हैं कि मुझसे संबंधित जितनी भी अणु है वह दूसरों से भी वही अणु संबंधित है। जिस तत्व से मैं बना हूं, दूसरे भी उसी तत्व से बने हैं। हम और समाज के प्रत्येक लोग एक समान है, एक जैसे हैं। इसीलिए कभी कहते हैं कि जो कुछ भी मैं सत्य मान लूंगा, आप लोग भी उसको सत्य मान लेंगे, या जो कुछ भी मैं ग्रहण करूंगा, आप लोग भी उसे ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से आपने एक चीज देखा। यहाँ पर हम एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, एक चीज लिखकर। कभी बोलते हैं, देखना, इन सिंगिंग ऑफ माई सेल्फ आई विल सिंग फॉर अदर्स। अब ऐसा क्यों? कभी बोलते हैं इन सिंगिंग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं को गाने में, आई शैल सिंग फॉर अदर्स, मैं दूसरों को भी गा दूंगा या दूसरों के लिए भी गा दूंगा। यानी कभी स्वयं को गाएगा, और कैसे वह दूसरों के लिए भी गा देगा? क्योंकि अभी अभी हम इतना एक्सप्लेनेशन बोले, तो इसका मतलब हुआ कि कभी स्वयं का गुणगान करता है और अपने में और दूसरों में कोई अंतर नहीं मानता, तो अपने आप को गाकर वह दूसरों को भी गा देगा। क्योंकि कभी सोचता है कि हमारी विचारधारा दूसरों की विचारधारा है, हमारी जितने भी विश्वास है दूसरों का भी वही विश्वास है, इसलिए मैं अपने आप को गाऊंगा, मैं अपने आप को मनाऊंगा, तो स्वतः दूसरों के लिए भी गा दूंगा, दूसरों के लिए मना दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक आप लोग यहाँ से 3 लाइन को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चौथा लाइन में चलते हैं। चौथा और 5वां लाइन बहुत ही स्पिरिचुअल लाइन है। यहाँ पर कुछ एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ मिलेंगे इस लाइन का, तो हम लोग लाइन को अच्छी तरह पहले समझे, पहले हिंदी देखें क्या होता है, इसको पहले हिंदी पैराफ्रेज से हम लोग देख ले कि इसका हिंदी क्या है, तब हम लोग अच्छी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे। कभी बोलते हैं आई लोफ। देखो बच्चों, ये लोफ है LOAF। ई जो दिया हुआ ओल्ड इंग्लिश है, यहाँ पर ई को मॉडर्न में रिमूव कर दिया गया है, जिसका हिंदी होता है भटकना। मैं भटकता हूँ। एंड इनवाइट माई सोल, इनवाइट माने आमंत्रित करना, माई सोल अपनी आत्मा को। मैं भटकता हूं तथा अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। अभी केवल हिंदी पैराफ्रेज, हिंदी अनुवाद सुनिए। आई लीन, मैं झुकता हूं, लाइक दैट, मैं लीन झुकता हूं। एंड लोफ, और भटकता हूं। एट माई इज, एट माई उज बनी बिना किसी कष्ट के, बिल्कुल आसानी से मैं झुकता हूं और मैं भटकता रहता हूं। ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग निरीक्षण करते हुए। स्पीयर, स्पीयर भाला को बोलते हैं, यहाँ पर कांटा कर देते हैं, नुकीला चीज को स्पीयर बोलते हैं। निरीक्षण करते हुए कांटा को। ऑफ समर ग्रास, गर्मी के घास के। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कभी बोलते हैं कि मैं गर्मी के घास के कांटा को निरीक्षण करते हुए बड़ी आसानी से भटकता हूं, बड़ी आसानी से झुकता हूं। अब ये क्वेश्चन ये हुआ कि कभी मान लो भटकता है, समाज के विभिन्न कोनों में भटक रहा है, तो वह गर्मी के घास के कांटों को क्यों निरीक्षण करेगा?
गर्मी के ये जो स्पीयर है, स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ये क्या सिंबलाइज करता है? ध्यान से इस बात को समझना। पहले यहाँ लिखा है कि आई लोफ है, मैं भटकता हूं, एंड इनवाइट माई सोल, और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। इसका मतलब वह लेखक भटकता जरूर है, चारों तरफ समाज में घूमता है, भटकता है, लेकिन वह अपना मन को भटकाता नहीं है। प्यारे बच्चों, यदि मान लो आप बाजार में भटक रहे हैं और हम आप लोग से मिल रही है, अब मिल गए मार्केट में, और हम आपसे बोलेंगे अरे आप क्यों भटक रहे हो, एग्जामिनेशन का टाइम है, आप इधर उधर भटक रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर मैं भटक रहा हूं, लेकिन मैं अपनी मन को नहीं भटका रहा हूं, मेरा मन तो मेरे स्टडी रूम में है। तो फिर हम बोलेंगे फिर आप भटकते क्यों हैं? तो आप कुछ ना कुछ रीजन बोल देंगे, घर का कोई काम है, किसी तरह का कुछ भी बोल देंगे, इसी कारण मैं भटकता हूं। तो इसी सेंस में कभी बोल रहे कि मैं भटकता जरूर हूं, लेकिन मैं अपने मन को नहीं भटकाता, मैं अपने आत्मा को अपने पास रखता हूं, आत्मा को निमंत्रण देता हूं कि आत्मा आप मेरे पास ही रहो, मेरा मन मत भटको, तुम मत भटको, मैं जरूर भटकूंगा, लेकिन मैं अपने मन को कभी नहीं भटकाऊंगा। तो फिर आप पूछेंगे कभी से, तो फिर आप भटकते क्यों हैं, क्या कारण है? तो कभी बोलते हैं मैं झुकता हूं, मैं भटकता हूं गर्मी के घास के कांटा को, भाला को निरीक्षण करते हुए बड़ी आसानी से। अब आप लोग देखोगे कि ये गर्मी के घास का कांटा क्या है, क्या सिंबलाइज करता है? ये बहुत ही मिस्टिकल जर्नी है कभी का, यूनियन होने के लिए डिवाइन के साथ, यानी डिवाइन ईश्वर के साथ मिलन के लिए, ईश्वर के साथ मिलने के लिए कवि का एक बहुत ही रहस्यमय यात्रा है। यहाँ पर दो अर्थ हम आपको बताएंगे। पहला अर्थ है कि जब आप ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तो इच्छुक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, यानी अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको कांटों का अनुभव करना पड़ेगा, कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा, और वो कठिनाइयों को अनुभव करके ही आप ईश्वर तक जा सकते हैं, शुद्ध अपने आप को कर सकते हैं, डिवाइन को प्राप्त कर सकते हैं। एक तो ये अर्थ हुआ कि कभी चारों तरफ समाज में घूमता है, भटकता है, विभिन्न कठिनाइयों का सामना करता है, विभिन्न प्रकार के कांटों के समान चुभने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, प्राकृत का विशुद्ध रूप बनना चाहता है। इसीलिए कवि बोलते हैं कि मैं भटकता हूं, मैं भटकता जरूर हूं, लेकिन मैं अपना मन को नहीं भटकाता। मैं भटकता इसलिए हूं ताकि मैं गर्मी के घास को कांटा जो कठिनाइयों को सिंबलाइज करता है, उसका मैं निरीक्षण कर सकूं, और इसीलिए मैं भटकता रहता हूं। तो प्यारे बच्चों, एक तो ये इसका अर्थ हुआ। दूसरा एक बड़ा ही दिलचस्प अर्थ है, लेखक भटकता इसलिए है कि समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, विभिन्न धार्मिक विश्वासों, भिन्न भिन्न धार्मिक विचारों के नाम पर वैमनस्यता फैली हुई है, शत्रुता फैली हुई है। कवि को ये शत्रुता जो धार्मिक विश्वासों के नाम पर फैली हुई है, ये शत्रुता जो भिन्न भिन्न धार्मिक विचारों के नाम पर फैली हुई है, कवि को ये गर्मी के घास के कांटों के समान चुभ रहा है। अतः कवि उसी वैमनस्यता को अनुभव करने के लिए, उसी शत्रुता को जो धार्मिक विश्वासों के नाम पर फैली हुई है, जो कवि को कांटों के समान चुभ रहा है, उसी कांटों के समान चुभने वाली शत्रुता, वैमनस्यता का अनुभव करने के लिए कवि भटकता रहता है। और आगे की पंक्ति में है ताकि वह लोगों को समझा सके। क्या समझा सके? कि मेरा जवान, मेरे शरीर के प्रत्येक अणु इसी हवा, इसी पानी से बना है। मेरे पिताजी, मेरे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, सभी एक पितामह का उद्गम है, सभी का यही जन्म हुआ है। तो हम विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वासों और विचारों के नाम पर इतना वैमनस्यता क्यों फैलाते हैं, इसका एक यह भी सेंस है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम जो बात बोले, ये नीचे के पंक्तियों में ये सब बात लिखी गई है, लेकिन अब हम एक तरह से ऐसे समझें कि कवि क्यों भटकते हैं, इसका अच्छी तरह से हम आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं। कवि बोलते हैं कि मैं भटकता हूं तथा मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं, मैं
झुकता हूँ, मैं भटकता हूँ, बहुत आसानी से भटकता हूँ। गर्मी के घास के कांटों का अनुभव लेते हुए ये विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वासों के नाम पर फैली हुई शत्रुता है, उसी को अनुभव करने के लिए, नजदीक से देखने के लिए कभी भटकता है। और एक हम आपको अभी अर्थ बताए ना कि डिवाइन को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में केवल फूल नहीं है बल्कि कांटों को भी सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों को भी लांघना पड़ता है, पार करना पड़ता है। इसीलिए कभी ऐसी बात लिखते हैं तो हम एक बार फाइनल इन 2 लाइन को समझेंगे और तब हम आगे समझें। तो कभी बोलते हैं कि मैं भटकता जरूर हूं लेकिन मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं, मैं भटकता हूं, मैं झुकता हूं, इसलिए मैं भटकता हूं, मैं झुकता हूं ताकि मैं गर्मी के घास के कांटों को निरीक्षण कर सकूं, जो कांटा कभी को काफी पीड़ा देता है, जो कांटा गर्मी के घास का कांटा जो दरअसल एक जो समाज में फैली हुई वैमनस्यता है, जो समाज में फैली हुई शत्रुता है विभिन्न धार्मिक विश्वासों के नाम पर, जो कवि को कांटों के समान चुभता है, उसी चुभन को अनुभव करने के लिए, उसी चुभन को ऑब्जर्व करने के लिए कभी भटकते रहते हैं ताकि कभी समाज के सभी लोगों को बता सके। क्या बता सके? तो अंतिम लाइन में देखना, सॉरी तब इसके बाद वाला लाइन में हम देखें कभी क्या बोलते हैं, माई टोंग, ताकि कभी बता सके। क्या बता सके? माई टोंग, मेरी जबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून के प्रत्येक अणु, फॉर्म्ड, प्यारे बच्चों ये फॉर्म्ड है, FORMD, फॉर्म्ड माने बना है, फ्रॉम दिस सॉइल, इसी मिट्टी से, दिस एयर, इसी हवा से। देखो कितना ये स्पिरिचुअल लाइन है और कितना ये प्रेरणादायक लाइन है। कभी बोलते हैं कि मेरी जबान, कभी की जबान, मेरे खून के प्रत्येक अणु, फॉर्म बना है, फ्रॉम दी सॉइल, इसी मिट्टी से, इसी हवा से। कभी अच्छी बताओ, जब कभी ये बोलते हैं कि मेरा जबान, मेरे खून के प्रत्येक अणु इसी मिट्टी से बने हैं, इसी हवा से बने हैं, तो इसका मतलब है कि वह कभी अपने आप में और दूसरे में बिल्कुल विषमता नहीं मानते, समानता मानते हैं। तो निसंदेह कभी की इस बात को दूसरे लोग भी कहेंगे, दूसरे लोग भी यही कहेंगे कि मेरी भी जबान, मेरे खून के प्रत्येक अणु इसी हवा से बना है, इसी मिट्टी से बना है, और सभी लोग बोलेंगे। और जब सभी लोग बोलेंगे तो निसंदेह एक समरसता फैलेगी, एकता फैलेगी। कभी आगे बोलते हैं बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न माने जन्म हुआ, हियर माने यहाँ, ऑफ पेरेंट्स माता पिता से। कभी अपने आप को बोलते हैं कि मेरी जन्म मेरे माता पिता से हुई, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स दी सेम, फिर से को बॉर्न हियर, यहाँ जन्म हुई, फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से, दी सेम, सेम का मतलब मेरे पेरेंट्स का, यानी कि मेरे पेरेंट्स का जन्म भी उनके पेरेंट्स से हुई, एंड पेरेंट्स दी सेम, शायद यहाँ पर एक चीज छुटा हुआ है, एंड दियर पेरेंट्स दी सेम, यहाँ पर होना चाहिए दियर पेरेंट्स दी सेम। और इसका मतलब हुआ कि जो मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स थे उनका भी जन्म उनके पेरेंट्स से हुआ। एक बार फिर से इस लाइन को समझेंगे। कभी बोलते हैं बॉर्न हियर, बॉर्न माने जन्म हुआ, हियर माने यहाँ, ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स से, यहाँ मेरी जन्म मेरे माता पिता से हुई, बॉर्न हियर जन्म हुआ यहाँ, फ्रॉम पेरेंट्स दी सेम, यहाँ जन्म हुआ पेरेंट्स से, किसका पेरेंट्स से? सेम का, यानी कि जो मेरे सेम का कहने का तात्पर्य जो मेरे माता पिता हैं उनकी भी जन्म उनके माता पिता से हुई, एंड दियर पेरेंट्स, और दियर पेरेंट्स माने जो हमारे माता पिता हैं उनका भी जन्म उनके माता पिता से हुई। यानी यहाँ पर कभी इस लाइन में ये बताना चाहते हैं कि हम लोग का जो जन्म हुआ एक उद्गम से हुआ। पहले मेरी जन्म मेरे माता पिता से हुई, मेरे माता पिता का जन्म उनके माता पिता से हुआ, तथा उनके माता पिता के जन्म भी उनके माता पिता से हुआ। यानी कि सभी लोग एक पितामह का संतान है।
तो जब यही मेरा टोंग, मेरे खून के प्रत्येक अणु इसी मिट्टी से, इसी हवा से बना है, हम सभी लोग, चाहे मेरे माता पिता हो, चाहे हम हो, चाहे सब इसी मिट्टी में जन्म लिए, तो लेखक इसीलिए बोलते हैं। तो फिर हम इतना समाज में कटुता क्यों फैलाते हैं, इतना समाज में विषमता क्यों फैलाते हैं? दरअसल इस हम यहाँ पर एक क्लियर करते हैं कि ये जो 4 लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कवि किस संदर्भ में लिखता है। जब पोएम की रचना की गई थी तो अमेरिका में काफी रेशल डिस्क्रिमिनेशन था, प्रजाति अंतर जिसको बोलते हैं, रेशल डिस्क्रिमिनेशन। गोरे काले में काफी विषमताएं थी, कालों को बहुत ही अप्रेस किया जाता था, बहुत ही प्रताड़ना दिया जाता था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कवि जो काले और गोरों के बीच विषमताएं थी, उस विषमताओं को खत्म करने के लिए इस तरह का एक गीत गाते हैं ताकि समाज में समरसता फैली हुई है। देखो बच्चों, ये अमेरिकी पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता है, लेकिन हम मानते हैं कि भारत के लिए भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। आए दिन आप भारत में देखते हैं कि धर्म और जाति के नाम पर कितनी शत्रुता फैलाई जाती है, कितनी राइट होते रहते हैं। तो कवि, इसलिए हम मानते हैं कि कवि ये कविता अपने पृष्ठभूमि में, अपने देश अमेरिका के पृष्ठभूमि में लिखते हैं, लेकिन यह भारत के लिए भी बहुत ही ओथवाइल है, प्रेरणादायक है। तो आए दिन प्यारे बच्चों, आप लोग इस तरह की बात जरूर समझ गए होंगे। अब हम यहाँ आई लोप से लेकर बॉन तक का एक ब्रीफ समरी आपको बताएंगे। कवि बोलते हैं कि मैं भटकता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को नहीं भटकाता। मैं इसलिए भटकता हूं ताकि मैं गर्मी के घास के कांटों को निरीक्षण कर सकूं। गर्मी के घास का कांटा जो कवि को विभिन्न धार्मिक विश्वासों और विचार के नाम पर फैली हुई शत्रुता है, वह शत्रुता कवि को गर्मी के घास के कांटों के समान चुभ रहा है। जो धार्मिक विश्वासों के नाम पर कटुता और विषमता फैली हुई है, जो कवि को गर्मी के घास के कांटों के समान चुभ रहा है, कवि उसी चुभन को अनुभव करने के लिए भटक रहा है ताकि वह समाज के प्रत्येक लोगों को बता सके कि मेरी टोंग, मेरी जान, मेरे खून के प्रत्येक अणु इसी हवा और इसी मिट्टी से बना है। यानी जब कवि का बना है तो दूसरे लोग भी यही गाएंगे, क्योंकि कवि अपने और दूसरों में कोई विषमता नहीं कहता। कवि बोलता है कि मेरी आदर्श, मेरा विचार वही है जो दूसरों का है, तो निसंदेह सभी लोग इसी बात को गाएंगे। कवि आगे बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारी पेरेंट्स की, मेरी जन्म मेरे पेरेंट्स हुई, मेरे पेरेंट्स की जन्म उनके पेरेंट्स हुई, सभी इसी भूमि में जन्म लिए, सब एक ही उद्गम का आगमन है। तो फिर हम लोग इतनी विषमताओं क्यों फैलाते हैं, इतनी कटुता क्यों फैलाते हैं? कवि इस तरह से अपने आप को प्राकृत की तरह शुद्ध मानता है और ये गीत गाता है ताकि समाज में फैली हुई शत्रुता, कटुता जो विभिन्न धार्मिक विश्वासों के नाम पर फैली हुई है, वो समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। इसीलिए कवि देखो आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं, आई नाउ 37 years old। यहां पर देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कवि कहते हैं मैं अब 37 years old हूं, यानी कवि 37 वर्ष का है, इन परफेक्ट हेल्थ और अच्छे हेल्थ में है। कवि 37 वर्ष के उम्र में अच्छे हेल्थ के साथ बिगिंस प्रारंभ करता है। अब आप लोग कहेंगे क्या प्रारंभ करता है? कवि बिल्कुल स्वस्थ है और कवि अपने मृत्यु तक स्वस्थ रहना चाहता है और मृत्यु तक काम करना चाहता है, मृत्यु तक प्राकृत का शुद्ध रूप बनना चाहता है, मृत्यु तक वह अपने आप को शुद्ध रूप बिना किसी धार्मिक विश्वास के समरसता को फैलाते हुए जीवन जीना चाहता है। इसीलिए कवि बोलते हैं कि मैं अब 37 वर्ष का हूं और पूरी तरह से अच्छी स्वास्थ्य में हूं, अच्छा
हेल्थ में हूं, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है, और बिगिन और प्रारंभ करता हूं। क्या प्रारंभ करता हूं, पहले इसको देख लो, प्रेजेंट पार्टिसिपल में होपिंग, आशा करते हुए, टू सीस, टू सीस का मतलब रुकने का, नॉट टिल डेथ, डेथ तक नहीं। यानी कभी बोलते हैं कि मैं 37 वर्ष का हूं और बिल्कुल भी परफेक्ट हेल्थ में हूं और आशा करता हूं कि मैं डेथ तक, मृत्यु तक अच्छा हेल्थ में रहूंगा और डेथ तक अपने कार्य को गाता रहूंगा, अपने गुणों को गाता रहूंगा, मृत्यु तक मैं अपने कार्यों को बढ़ावा देता रहूंगा, अपने आदर्शों को प्रमोट करता रहूंगा, मृत्यु तक मैं स्वस्थ रहूंगा, अपने बातों से लोगों को लाभान्वित करूंगा। इसलिए कभी बोलते हैं कि अब मैं 37 वर्ष का हूं, परफेक्ट हेल्थ में हूं और मृत्यु तक नहीं रुकने का आशा करता हूं। तो मृत्यु तक नहीं रुकने का आशा करता हूं, क्या करने के लिए? मृत्यु तक नहीं रुकने का आशा करता हूं, यानी कि मृत्यु तक मैं नहीं रुकूंगा। क्या करना चाहता है कवि, क्या करना चाहता है मृत्यु तक? तो देखो, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबेलियंस, बहुत ही प्रेरणादायक लाइन है। क्रीड्स धार्मिक विश्वासों को बोलते हैं, स्कूल से विचारों के समूह को बोलते हैं। कभी बोलते हैं धार्मिक विश्वासों को तथा विचारों को इन अवेलेंस, इन अवेलेंस का मतलब सस्पेंड, अलग रखना। मैं विभिन्न धार्मिक विश्वासों को और विचारों को अपने से अलग रखूंगा। कभी अब यहाँ पर जरूर आप समझ गए होंगे कि मैं 37 इयर्स का हूं, परफेक्ट हेल्थ में हूं और मैं प्रारंभ करता हूं, मृत्यु तक नहीं रुकने का मैं प्रारंभ करता हूं। मैं बताता हूं कि मैं मृत्यु तक नहीं रुकूंगा, विभिन्न धार्मिक विश्वासों को, विचारों के समूहों को अपने से अलग रखूंगा, उसको सस्पेंड करके रखूंगा। सस्पेंड का मतलब ही होता है कि उसको मैं कुछ समय के लिए दूर रखूंगा। क्या कुछ समय के लिए दूर रखूंगा? तो क्या कभी वह फिर अपनाएगा? नहीं, कभी कहेगा। ध्यान सुनना, यहाँ पर हम कुछ पंक्तियां हम आप लोग को लिख के बताएंगे ताकि ये लाइन स्पष्ट हो। कभी देखो इस क्या कहना चाहता है, कभी सुनना। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, ध्यान से देखना बच्चों, कुछ समय के लिए ही विल मेक नो यूज ऑफ द टीचिंग्स ऑफ रिलीजन एंड फिलॉसफी। देखो बच्चों, इसका क्या अर्थ हुआ? फॉर द टाइम भी, कुछ समय के लिए, पोएट यानी कभी विल मेक नो यूज, कभी बिल्कुल यूज नहीं करेगा, द टीचिंग्स ऑफ रिलीजन एंड फिलॉसफी, धर्म और दर्शन के शिक्षा को। कुछ समय के लिए कभी धर्म और रिलीजन और फिलॉसफी का जो टीचिंग है उसका कोई यूज नहीं करेगा। तो आप कहोगे क्यों नहीं यूज करेगा? अभी बता रहे हैं। कभी आगे बोलते हैं दे आर गुड, दे आर गुड इन दियर ओन वे। ये दे के हैं। अभी हम आपको बोले हैं कि कभी बोलते हैं कि वह धर्म और फिलॉसफी के टीचिंग को कुछ समय के लिए यूज नहीं करेगा, इसीलिए कभी बोलते हैं कि दे आर गुड इन देयर ओन वे, वे अपने अपने कुछ अपने तरीकों में अच्छे हैं। वे का मतलब जो रिलीजन है, जो फिलॉसफी है, वो अपने तरीका में अच्छे हैं, बट लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन कुछ समय के लिए कभी बोलते हैं ही वुड नॉट लाइक, कुछ समय के लिए कभी नहीं चाहेंगे, दैट दे का मतलब रिलीजन फिलॉसफी, दे शुड इंटरफियर
they should interfere with his liberty। देखो बच्चे इसका हिंदी क्या हुआ, यहां पर थोड़ा स्पेस कम है, आगे नहीं लिख पाएंगे, हम आपको बताते हैं, एक बार फिर से समझो। इस कभी कभी बोलते हैं कुछ समय के लिए वह धर्म और फिलॉसफी के टीचिंग को बिल्कुल यूज नहीं करेगा, वे अपने अपने तरीका में अच्छे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वह चाहेगा, वह इच्छा करेगा कि वे धर्म और फिलॉसफी कभी के लिबर्टी में, कभी के स्वतंत्रता को इंटरफियर यानी हस्तक्षेप न करे, कभी की स्वतंत्रता को बाधित मत करे, तथा कभी तथा प्राकृत के बीच ये धर्म कभी का प्राकृत के साथ जो रिलेशन है, उस रिलेशन के बीच ये धर्म नहीं आए। तो निसंदेह आप लोग समझ गए होंगे कि कवि कहना क्या चाहता है। कवि चाहते हैं ये कहना कि वह अपने से दूर रखेगा धार्मिक विश्वासों को, धार्मिक विचारों को, ताकि कवि की जो स्वतंत्रता है, जो कवि का प्राकृत के साथ जो अटूट प्यार है, अटूट प्रेम है, उस अटूट प्रेम में ये धर्म और ये धार्मिक विश्वास विचार के समूह बीच में ना आए, बाधा न डालें। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक जरूर आप लोग इधर का कुछ लाइन समझने से पहले इस बात को समझ गए होंगे। हम एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कवि चाहते हैं कि वह धर्म और फिलॉसफी के शिक्षा को कुछ समय के लिए अपने से दूर रखे। हालांकि कवि बोलते हैं कि ये धर्म, ये फिलॉसफी कुछ समय के लिए अपने अपने तरीके में अच्छे जरूर हैं, लेकिन कवि ये इच्छा करते हैं कि ये धर्म और फिलॉसफी उसके प्राकृत के साथ जो अटूट बंधन है, उसका जो प्योर स्वभाव है, उस प्योर स्वभाव के बीच ये धर्म, ये फिलॉसफी बीच में ना आए, कवि की स्वतंत्रता में, कवि की स्वतंत्र सोच में बाधा न डाले। तो अब हम इसका लाइन बाय लाइन हिंदी समझेंगे। कवि बोलते हैं कि धार्मिक विश्वासों को और विचारों के समूहों को हम अपने आप से दूर रखूंगा, अलग रखूंगा। अब आगे देखो, रिटायरिंग बैक अ व्हाइल। रिटायरिंग माने लौटना, बैक माने वापस, अ व्हाइल कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए वापस लौटना। सफिशिएंट पर्याप्त था, एट माने पर, व्हाट माने जो कुछ, दे आर दे किसके लिए आया है, क्रीड्स के लिए आया है, स्कूल्स के लिए आया है। जो धार्मिक विश्वास और विचार हैं, जो कुछ भी धार्मिक विश्वास और विचार हैं, उसकी ओर थोड़ा समय के लिए वापस लौटना ही पर्याप्त है। कभी इन धार्मिक विश्वासों और विचारों को बिल्कुल सस्पेंड कर दिया है। हालांकि वो अपने तरीके में ठीक हैं, लेकिन कवि चाहता है कि वह हमसे दूर रहे, ताकि प्राकृत के समान जो कवि का शुद्ध रूप है, उस शुद्ध रूप में ये धर्म नहीं आए, ये भाषा नहीं, ये विविध विचार नहीं आए, ताकि कवि प्राकृत का एक शुद्ध रूप बना रहे। इसीलिए कवि बोलते हैं कि धार्मिक विश्वासों को, विचारों को मैं अपने से दूर रखूंगा, कुछ समय के लिए उन धार्मिक विश्वासों और विचारों को जाना ही पर्याप्त है, बट नेवर फॉरगॉटन। अब यह नेवर, लेकिन इसका पूरा सेंटेंस, आई हैव नेवर फॉरगॉटन, मैं कभी नहीं भूला हूं। कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है कि मैं धार्मिक विश्वासों को और विचारों को अपने से दूर रखूंगा, यानी कुछ समय के लिए मैं उनके पास जाऊंगा, क्योंकि ये धार्मिक विचार और ये विश्वास अपने अपने तरीकों में जरूर कुछ ठीक हैं, कुछ ठीक नहीं मतलब ठीक हैं, लेकिन कभी कहता है कि मैं इन विभिन्न धार्मिक विश्वासों को, विचारों को सस्पेंड करके रखूंगा, और कभी नहीं भूलूंगा कि मैं प्राकृत का एक विशुद्ध रूप हूं, मैं प्राकृत के समान शुद्ध हूं, अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास और विचार मेरे पास ना आए, मेरी स्वतंत्रता में बाधा न डाले। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक
आप लोग जरूर इसका हिंदी समझ गए होंगे। बार बार वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा। मिस्टिकल जर्नी है कवि का, कम्युनियन ऑफ नेचर, प्राकृत से समन्वय स्थापित करने का। इसीलिए कवि बोलते हैं कि हम धार्मिक विश्वासों को और विभिन्न प्रकार के विचारों को सस्पेंड करके रखूंगा। कुछ समय के लिए इन धार्मिक विश्वासों और विचारों को जाना ही पर्याप्त है, लेकिन मैं कभी नहीं भूला हूं, क्या कभी नहीं भूला हूं कि मैं आई हैव नेवर फॉरगॉटन, मैं कभी नहीं भूला हूं कि मैं धार्मिक विचारों को और विश्वासों को दूर रखूंगा, ताकि जो प्राकृत के साथ मेरी स्वतंत्रता है, प्राकृत के साथ मेरा शुद्ध रूप है, वह बाधित न हो, वह खंडित न हो। तो प्यारे बच्चों, अब नीचे की लाइन देखें। कवि बोलते हैं आई हैव, मैं विश्वास करता हूं, फॉर गुड एंड बैड, अच्छाई में भी, अच्छाई के लिए भी और बुराई के लिए। ये बड़ा ही मिस्टिकल लाइन है। आप यहां पर भी देखें, ये कवि बोलते हैं कि जहां भी अच्छाई होता है वहां बुराई होता है। कवि बोलते हैं मैं दोनों में विश्वास करता हूं, मैं अच्छाई में विश्वास करता हूं और बुराई में भी विश्वास करता हूं। अच्छाई तो अच्छाई है ही, तथा मैं बुराई में भी विश्वास करता हूं, ताकि मैं बुराई को मैं बता सकूं कि आप बुराई को छोड़कर प्राकृत का रूप बने। अतः कवि दोनों को समान रूप से देखता है, दोनों से मिलता है। अच्छाई तो अच्छाई है ही, और बुराई से कभी इसलिए मिलता है, बुराई में कभी इसलिए विश्वास रखता है ताकि मैं उसे प्राकृत का शुद्ध रूप बना सकूं। इसलिए कवि दोनों में विश्वास करते हैं। एक दूसरा अर्थ इसका यह है कि यहाँ पर गुड सुख का प्रतीक है, हैप्पीनेस का प्रतीक है। यहाँ पर जो बैड, ये दुख का प्रतीक है। अतः कवि बोलते हैं कि मैं दुख और सुख दोनों में विश्वास करता हूं। दोनों एक कॉइन का टू एस्पेक्ट्स हैं, अतः हम दोनों को विश्वास करता हूं, दोनों को अपनाता हूं। मैं दुख को भी अपनाता हूं, मैं सुख को भी अपनाता हूं। एक तो ये सेंस हुआ। दूसरा सेंस हमें अभी इसके पहले बताएं कि मैं अच्छाई को भी अपनाता हूं और बुराई को भी अपनाता हूं। अच्छाई को इसलिए अपनाता हूं क्योंकि अच्छाई तो अच्छाई है। अब बुराई को इसलिए मैं बुराई को विश्वास करता हूं क्योंकि अच्छाई के साथ जरूर विश्वास रहे, बुराई भी रहेगा। और जब अच्छाई के साथ निसंदेह बुराई भी रहता है, ताकि मैं बुराई को अच्छाई में बदलने का काम करूं, मैं बुराई को प्राकृत का एक विशुद्ध रूप बनाने का मैं काम करूं। अतः कवि बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं अच्छाई में भी, बुराई में भी। मैं विश्वास करता हूं दुख में भी और सुख में भी। बहुत ही मिस्टिकल लाइन है। आई परमिट, मैं अनुमति देता हूं, टू स्पीक, बोलने का, एट एवरी हैजर्ड, प्रत्येक, ये हैजर्ड बोलते हैं प्रत्येक विपत्ति पर। अब कवि किसको अनुमति देता है? कवि बोलते हैं कि मैं अनुमति देता हूं बोलने का, एट एवरी हैजर्ड, प्रत्येक विपत्ति पर मैं सभी को बोलने का अनुमति, सभी को नहीं, मैं अनुमति देता हूं प्रत्येक विपत्ति में बोलने का। तो आप कहोगे किसको कवि अनुमति देता है? तो नेचर को। नेचर को, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे प्रोज की भाषा में यदि हम पढ़ना जाने प्रोज की भाषा में, तो देखो इस पोएम के पंक्ति को हम प्रोज की तरह आपको लिख के दिखलाते हैं। आई permit nature, I permit nature to speak at every hazard, ऐसे सेट है। I permit nature, मैं प्राकृत को अनुमति देता हूं मुझसे बोलने का, बात करने का प्रत्येक विपत्ति में। मैं प्राकृत को अनुमति देता हूं कि वह प्रत्येक विपत्ति में मुझसे बात करे, बिल्कुल बिना किसी बाधा का और शुद्ध ऊर्जा के साथ। नीचे की पंक्ति में लिखी हुई है, बिना किसी बाधा का शुद्ध ऊर्जा के साथ। तो अब इसका हिंदी क्या हुआ? कवि बोलता है कि जो प्राकृत के समान शुद्ध है, जिसमें किसी प्रकार की जाति और धार्मिक विश्वास, जाति धर्म या किसी तरह का जो धार्मिक विश्वास है, धार्मिक विचारधारा है, उसके प्रति कट्टरता नहीं है। वह व्यक्ति जो बिल्कुल ही प्राकृत का शुद्ध रूप है, जिसके पास किसी प्रकार का धार्मिक विचारों और विश्वासों के नाम पर वैमनस्यता नहीं है,
कभी बोलते हैं वैसे लोगों से मैं जरूर बात करूंगा, वैसे लोगों से मैं जरूर मिलूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं प्रकृति का एक हिस्सा बन जाऊं, मैं प्रकृति से बिल्कुल मिल जाऊं, घुल मिल जाऊं, ताकि मैं प्रकृति के समान शुद्ध होकर अपना गीत गाता रहूं, लोगों को एकता का संचार फैलाता रहूं, एकता का प्रेरणा देता रहूं। इसीलिए कभी बोलते हैं कि मैं अनुमति देता हूं बोलने का, प्रत्येक विपत्ति में मैं बोलने का अनुमति देता हूं। नेचर को विदाउट चेक, बिना किसी रुकावट का, विद ओरिजिनल एनर्जी, शुद्ध ऊर्जा के साथ मैं प्रकृति को अनुमति देता हूं कि वह बिना किसी रुकावट के शुद्ध ऊर्जा से मुझसे मिले। अब प्रकृति का कहने का तात्पर्य है कि जो प्रकृति के समान शुद्ध हैं, जो प्रकृति के समान बिल्कुल विशुद्ध हैं, जिनके पास किसी प्रकार की धार्मिक वैमनस्यता नहीं है, कभी वैसे लोग को निमंत्रित करता है कि वह आए और मुझसे मिले और हम सभी प्रकृति का एक रूप बन जाएं, विशुद्ध और शुद्ध रूप बन जाए, और हम सभी को यह प्रेरणा देते रहें कि सब प्रकृति के रूप शुद्ध बने, ताकि समाज में समरसता फैले, शुद्धता फैले, एकता फैले, सभी लोग को समान लिबर्टी मिले, सभी को समान अधिकार मिले, सभी लोग एक सूत्र में एकता का गीत गाते रहें, प्रकृति की तरह शुद्ध बने रहें। तो प्यारे बच्चों, एक बार हम इस नीचे की लाइन को जरूर बताएंगे, उसके बाद ये कविता आपका खत्म हो गया। कभी बोलते हैं कि मैं अच्छाई और बुराई दोनों में विश्वास करता हूं, यानी मैं दोनों एक ही सिक्का का दो पहलू है, कभी अच्छाई में भी विश्वास करता है, बुराई में भी विश्वास करता है, और दूसरा अर्थ है कि कभी सुख में भी विश्वास करता है और दुख में भी विश्वास करता है, कभी अनुमति देता है। हेदार्ड का मतलब विपत्ति होता है, प्रत्येक विपत्ति में चाहे वो कितना भी कष्ट हो, प्रत्येक कष्ट में बोलने का अनुमति देता है। किसको? नेचर को। तो नेचर का मतलब नेचर के समान शुद्ध लोगों को अनुमति देता है कि वो उससे बोले बिना किसी रुकावट का और बिना किसी विद्वेष का, शुद्ध ऊर्जा के साथ है। प्रकृति ने मानव को विशुद्ध उत्पन्न करता है और वो प्रकृति के समान विशुद्ध है। वह सभी धर्म जातियों को समान रूप से आदर करते हैं, सभी धार्मिक विश्वासों और विचारों में समान रूप से देखते हैं। तो मैं वैसे लोगों को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और मुझसे बात करे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बहुत ही अच्छी कविता, जिसमें लेखक का एक मिस्टिकल जर्नी है विद द कम्युनियन ऑफ नेचर, ये समाप्त हो गया। आप लोग इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ें, बहुत बार पढ़ें, पूरी तरह से समझें, कवि के विचारों से प्रेरणा लें। तब तक के लिए अगले पोएम का आप लोग वेट करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।